Hello everyone, so welcome back to our YouTube channel JKSSB Exam Adda. Please like, share and subscribe our YouTube channel. सो लास्ट लेक्चर में हमने एयर पोल्यूशन के बारे में किया था, जिसके हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने डिजीज़ पढ़ी थी कि एयर पोल्यूशन में क्या क्या रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हमें हो सकते हैं। फिर हमने इफ़ेक्ट्स पढ़े थे इसके ह्यूमन एंड एनिमल्स के ऊपर। देन हमने इसके इफ़ेक्ट्स पढ़े थे इफ़ेक्ट्स ऑन प्लांट्स में, इफ़ेक्ट्स ऑन मटेरियल में एंड इफ़ेक्ट्स ऑन क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट पे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड ओजोन लेयर की थोड़ी मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके बारे में आपको समझा दिया था कि क्या होता है। बट आपके सिलेबस में ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है वो बहुत ब्रीफली अलग अलग से एक टॉपिक मेंशन किए हैं ये दोनों। सो मैं आपको ये अलग से एक आपके लिए वीडियो आएगी, वीडियो लेक्चर आएगा इन दोनों के ऊपर, जिसमें मैं आपको ब्रीफली समझा दूंगी इसके बारे में। सो आज हम स्टार्ट करते हैं विद द कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल्स ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन कैन बी मिनिमाइज। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फॉलोइंग मैथड। ये बोल रहे हैं कि एयर पोल्यूशन को हम कुछ मैथड्स के यूज़ करके जो है उसको कम कर सकते हैं, उनकी इसकी रिडक्शन कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो मैथड है जिससे हम थोड़ा बहुत जो एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल कर सकते हैं। पहला आपका आ जाएगा यूज़ ऑफ बेटर फ्यूल कैन रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स लाइक यूज़ ऑफ नेचुरल गैस आर LPG इंस्टेड ऑफ कोल। अब इन्होंने क्या बोला कि हम अगर बेटर फ्यूल यूज़ करेंगे, लाइक नेचुरल गैस अगर हम यूज़ करेंगे या LPG यूज़ करेंगे कोल को रिप्लेस करके, क्योंकि जो भी हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं उसको बर्न करने के बाद उसके बीच में एक मतलब हमारा पोल्यूटेंट जो है कि जैसे हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके बाद हमें उसका बाय प्रोडक्ट मिलता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जैसे नहीं होता है। ठीक है, अगर हम उसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे या थोड़ी उनकी प्रोडक्शन कम कर देंगे तो हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा हम असर तो नहीं ला सकते, बट थोड़ा थोड़ा करके बहुत कंट्रोल तो हम एयर पोल्यूशन को कर सकते हैं ना। तो हम उसकी जगह एक बेटर फ्यूल यूज़ करेंगे लाइक नेचुरल गैस, या कोल की जगह अगर हम LPG यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, एयर पोल्यूटेंट्स की। सो नेक्स्ट बोला है द मोस्ट इफेक्टिव मैथड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इज़ टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स और मिनिमाइज देयर एमिशन एट सोर्स। इन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड क्या होगा एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, अगर हम उसको प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, मतलब हम उसकी जो प्रोडक्शन है थोड़ी सी मिनिमाइज़ कर दें उसके सोर्स पे ही। ठीक है, उसको आगे बढ़ने ना दे। अगर हम स्टार्टिंग में ही उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्या कंट्रोल करने के लिए, हमारे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आगे बोल रहे हैं दिस कैन बी डन बाय सब्सटीट्यूशन और रॉ मटेरियल। हम उसको कैसे कैसे कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल को सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं अपने प्रोसेस जो हम यूज़ करते हैं उसको करने के लिए। तो हम उसकी थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हैं उसको, या जो इक्विपमेंट होते हैं इक्विपमेंट अल्टरेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ मेथड ऐसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड है जो यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, थर्ड आ गया इसका एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल डिवाइसेस। और हम पोल्यूटेंट की एमिशन को किस चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल डिवाइसेस से भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक गैशियस पोल्यूटेंट कैन बी रिड्यूस बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑन पोरस सॉलिड मटेरियल्स लाइक एक्टिवेटेड चारकोल, सिलिका जेल एक्सेट्रा। जो गैशियस पोल्यूटेंट होते हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं हम बाय फिजिकल एब्जॉर्प्शन से। ठीक है, लाइक मतलब एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, सिलिका जेल हो गया, इससे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया एफ्यूलेंट गैसेस कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन लिक्विड एब्जॉर्बेंट। ठीक है, एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब इन एमोनिया सोल्यूशन। दे कैन बी रिमूव्ड बाय कंडक्शन विच इज़ कैरिड आउट बाय कूलिंग मैथड इन ट्यूब्स। इसको हम ये रिमूव हो सकते हैं कंडेंसेशन से, जो कैरिड किसको करती है, कूलिंग मीडियम को जो ट्यूब्स में होता है। ठीक है, वेयर द गैसेज इन कंटेंट condense and can be collected thereafter.
Combustion can be used to reduce pollution by burning the pollutants in combustion equipment. आप क्या कर सकते हैं, combustion reduce मतलब can be used, combustion को यूज़ कर सकते हैं हम reduce pollution करने के लिए by burning the pollutant, जो pollutant होंगे उनको burn करके combustion equipment में at optimal conditions, ठीक है, of oxygen and temperature की, ठीक है. देन आ जाएगा इसका पार्टिकुलेट मैटर कैन बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस लाइक, ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, ये कंट्रोल हम कर सकते हैं कुछ डिवाइसेस से. और वो डिवाइस कौन कौन से वो मैं आपको बताऊंगी. फर्स्ट आ गया आपका, दैट इज साइक्लोन. द साइक्लोन्स कंसिस्ट ऑफ वर्टिकली प्लेस्ड सिलेंडर विच एन इन्वर्टेड कोन अटैच टू इट्स बेस. पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं किस तरह से है. देखो, वर्टिकल सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर सेक्शन ये वाला अटैच टू कॉनिकल, ठीक है ना, ऐसे कॉनिकल सेक्शन आपका ये आ गया, ठीक है. द पर्टिकुलेट लेडन गैस स्टीम ऑन एंटरिंग द सिलेंडर एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन ए कन्फाइंड वॉर्टेक्स फ्रॉम. बेसिकली जो ये साइक्लोन सेपरेटर है ना, इसको क्या करता है कि एयर में जो पार्टिकल होते हैं ना उसको रिमूव, मतलब जो उसमें पल्यूटेंट्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए जो यूज़ होता है वो उसको क्या बोलते हैं, हम साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है. इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह ये काम करता है, जो घूमता है किसकी तरह, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह, ठीक है. इसका बेसिक फंक्शन क्या है साइक्लोन का, इसका बेसिक फंक्शन है कि डस्ट के पार्टिकल्स को जो है वो रिमूव करना, डस्ट के पार्टिकल्स को रिमूव करना, ठीक है. रिमूव करने के लिए ये जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, साइक्लोन सेपरेटर. और जो कंप्लीट एयर को प्योरीफाई करने का जो डिवाइस होता है ना उसमें भी यही यूज़ किया जाता है. इसकी बेसिक एफिशिएंसी क्या होती है साइक्लोन की, डैट इज़ 90%. 90% तक मतलब जो ये एयर को जो है वो प्योरीफाई कर सकता है, ठीक है. इसमें क्या होता है कि बताती हूँ, यहाँ से ना, यहाँ से आपकी जो है वो डस्ट पार्टिकल जाएंगे, ठीक है, मतलब सॉरी गैस, पोल्यूटेड गैस यहाँ से एंटर होगी, ठीक है. कहाँ से, टॉप से एंटर होगी. तो फिर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल सपोर्ट की तरह यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं आपके, वो दीवार हार्ड पार्टिकल्स यहाँ बच जाएंगे. उसके बाद जो आपकी निकलेगी, ठीक है, एट द डस्ट पार्टिकल्स कलेक्ट्स एट बॉटम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एंड क्लीन एंड, एक सेकेंड, उसके बाद आपके कोनिकल सेक्शन से आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये आउट हो जाएंगे, ठीक है. इसमें आपके साइक्लोन सेपरेटर के बारे में था. साइक्लोन सेपरेटर एक तरह का मतलब वो डिवाइस है जो एयर को प्योरीफाई करता है और डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के काम आता है, ठीक है. ये आपका एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के काम आता है, ठीक है. देन आपका है बैग हाउस फिल्टर. आपका बैग हाउस फिल्टर में आप यही आपको बोलूँगी कि ये भी एक तरह का एयर फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट है. जब एमिशन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंडस्ट्रीज़ में जहाँ जहाँ डस्ट ज़्यादा होती है ना, वहाँ जहाँ आपको पता ही इंडस्ट्रीज़ में डस्ट तो होगी, ठीक है, वहाँ एक बैग फिल्टर लगाए जाते हैं जो एयर को फिल्टर करने के काम आते हैं, ठीक है. अब इनके लिखा है अ बैग फिल्टर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ बैग फिल्टर बैग्स मेड ऑफ फैब्रिक्स. लार्ज मतलब बैग हाउस फिल्टर है वो लार्ज नंबर ऑफ फिल्टर बैग्स कंटेन करता है जो बने किसी होते हैं फैब्रिक से, ठीक है. दे आर हैंग अपसाइड डाउन इन सेवरल कंपार्टमेंट्स ऑफ बैग हाउस फिल्टर. ये हर जगह होते हैं, ठीक है, सेवरल कंपार्टमेंट्स. डर्टी गैस इज पास थ्रू द बैग फिल्टर विच लीव्स द बैग थ्रू देयर पोर्स. जो डर्टी गैस होती है ना वो इन बैग फिल्टर से पास होती है, ठीक है. द डस्ट पार्टिकल्स गेट डिपॉजिटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द बैग एंड मे फॉर्म केक विच कैन बी रिमूव बाय शेकिंग. ये क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं उसके इनर सरफेस पे, ठीक है. वो एक केक तरह की उसमें लेयर बना देते हैं, जब हम उसको शेक करते हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है. This device is efficient for removing very small particles of 1 micrometer and is preferred in various type of industries. ये जो डिवाइस है ये बहुत छोटे छोटे मतलब 1 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स रिमूव करने को हेल्प करता है, हेल्पफुल रहता है और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में पाया जाता है, ठीक है. ये था आपका बैग फिल्टर के ऊपर, ये ऐसा होता है आपका बैग फिल्टर, ठीक है. आउटलेट क्लीन गैसेस, ये आपका आ गया फिल्टर वाला बैग, ओके. और ये आपका डस्ट आउटलेट, डस्ट कलेक्टर यहाँ पे, एंड इनलेट गैसेस फ्रॉम बॉयलर्स. एक सेकेंड, ठीक है, बैग फिल्टर. देन आपका लास्ट आ गया वेट स्क्रबर. वेट स्क्रबर में क्या है, दिस डिवाइस
ट्रैप सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद स्प्रे वाटर, ठीक है, इन अ स्प्रे टॉवर। या आपको डायग्राम भी यहाँ ऐसे, ठीक है, देखो, क्लीन गैस आउट, मिस्ट यहाँ पे एलिमिनेटर ये है, वाटर स्प्रे जिसके बारे में बात करें ये है, देन क्लीन स्क्रबर लिक्विड एंड डर्टी गैस इधर से होगी, और जो डर्टी स्क्रबर लिक्विड आउट यहाँ से होगा, ठीक है। Next, an upward flowing air stream is washed by downward sprayed water for a series of nozzles. Spray tower remove 90% of particles with smaller, larger than 8 micrometers. इसमें भी ये बहुत से 90% ऑफ ये पार्टिकल्स है जो स्मॉलर साइज़ के होते हैं ना, वो भी रिमूव करने के ये काम आता है। क्या आता है काम? वेट स्क्रबर। ये भी एक एयर फिल्ट्रेशन की तरह ही काम करता है, वही है, ठीक है। सो आपके यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके आगे वाला जो है वो इसी के साथ कंबाइन करके आपको करवा देती हूँ, ओके, वेट। सो हमारा एयर पोल्यूशन ख़त्म हो गया है और हम इसको साथ में इसी के स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड व्हेन वाटर बॉडीज सच एज, पहले यहाँ तक समझ लेते हैं वाटर पोल्यूशन क्या है। वाटर पोल्यूशन एक ऐसा है कि हमारे जो वाटर बॉडीज़ है, रिवर्स वगैरह, लेक्स वगैरह जो कि जब वो कंटामिनेशन उसमें हो जाता है वाटर बॉडीज़ में, मतलब जब गंद वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी इंडस्ट्रियल डस्ट, एग्रीकल्चर एफ्लुएंट जब उसके बीच में मिक्स हो जाते हैं ना, तो वो हमारे वाटर बॉडीज़ को, हमारे वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। वाटर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड व्हेन वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक्स, ओशन, ग्राउंड वाटर, एक्वीफर गेट कंटामिनेटेड विद इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स, ठीक है। वाटर पोल्यूशन कब कॉज होता है? जब वाटर बॉडीज़ जो है सच एज रिवर्स, लेक, ओशियंस, ग्राउंड वाटर एंड एक्वीफायर्स जो होते हैं वो कंटामिनेटेड हो जाते हैं। किसकी वजह से? किससे कंटामिनेटेड होते हैं? वो होते हैं कि इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह जब उसके अंदर जाता है ना, उसकी वजह से वो सारा जो है कंटामिनेट हो जाता है हमारा वाटर, ठीक है। When water get polluted, it adversely affects all life forms that directly or indirectly depend upon this source। जब वाटर पोल्यूट होना स्टार्ट हो जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे अफेक्ट करता ही करता है, ठीक है। और मतलब जो लाइफ फॉर्म पे है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपको असर करेगा ही करेगा, बैडली इफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन कैन बी फेल्ट फ्रॉम ईयर्स टू कम, ओके। Then realizing the importance of maintaining the cleanliness of the water body, the government of India has passed the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 to safeguard our water resources। ये हमारी गंदगी की, जैसे हमारी वाटर बॉडी कंटामिनेट हो रही है, गंदगी उसमें फैल रही है, तो हमारी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि हमें इसको क्लीन रखना, इसको मेंटेन करना कितना ज़रूरी है ना। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जो है एक्ट पास किया जिसको हम बोलते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, दैट इज़ 1974, जिससे हमारी वाटर रिसोर्सेज हमें साफ़ रखनी पड़ेगी। बट अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि हमारे रिवर्स, लेक जो होते हैं वो इतने साफ़ नहीं होते हैं, लोग जाते हैं गंद डाल के आते हैं। कोई अगर आप ऐसे भी घूमने जाओगे तो कहीं पानी शानी लोग कहीं रैपर्स फेंक रहे हैं, कहीं कुछ फेंक रहे हैं, थोड़े बहुत तो, थोड़े क्या बहुत सारे तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह ने एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से ही जो है पोल्यूट हो चुके हैं हमारे वाटर, है ना। Water pollution is a physical, chemical and biological change in the quantity of water which has harmful effects on any living beings। वाटर पोल्यूशन एक क्या है? फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज आता है किसमें? हमारी वाटर की क्वालिटी पे, जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, मतलब विच हैज़, उसके अंदर एक हार्मफुल इफेक्ट्स है जो किसी भी लिविंग बींग में होते हैं, ठीक है। ऑन एनी लिविंग बींग्स दैट ड्रिंक्स एंड यूजेस स्टे इन इट, उसको एक हार्मफुल इफेक्ट उसका कहीं ना कहीं हो जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग को, जो उस पानी को पीता है या यूज़ करता है या उसमें उसके पास कहीं रहता है, उसको उस मतलब इन्फेक्शन वगैरह होने का डर होता है। किसी ना किसी चीज़ का अगर आप गंदा पानी पियोगे या कुछ भी ऐसा होता है तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। व्हेन ह्यूमन ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर दे ऑफन हैव सीरियस इफेक्ट्स ऑन देयर हेल्थ। अगर कोई इंसान गंदा पानी पिएगा, पोल्यूटेड वाटर पिएगा, तो उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कुछ गंदगी या कुछ सीरियस इफेक्ट्स उसकी लाइफ को होंगे, उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम होंगे ही होंगे, ठीक है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स डेट आर स्प्रे ऑन प्लांट्स पोल्यूट द ग्राउंड वाटर सिस्टम। हम जब प्लांट्स को स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, जो कीड़ा ना लगे प्लांट को, तो वो भी तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं ना,
है ना। एंड ऑयल स्पिल्स इन द ओशंस हैज़ कॉज इरिवर्सिबल डैमेज टू द वाटर बॉडीज। और जो ऑयल स्पिल्स होते हैं जो ओशंस में डाल जाते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं वो मतलब हमारे वाटर बॉडीज़ को डैमेज कर रहे हैं ना। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे आपका डोमेस्टिक सीवरेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट, किसमें, वाटर पोल्यूशन में, ठीक है। इसमें डोमेस्टिक सीवेज में क्या आएगा, इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट pollutants flowing into water bodies are broadly classified as domestic sewage and industrial effluents, ठीक है। पल्यूटेंट्स जो फ्लो करते हैं वाटर बॉडीज़ में, हम उसको दो तरह से ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं। एक कौन सा आपका आ गया, डोमेस्टिक सीवरेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट, ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज कंटेन्स अबाउट 99.9% वाटर, ठीक है। 0.1% इम्प्योरिटी होती है उसमें, क्या होता है, 99% वाटर एंड 0.1% इम्प्योरिटीज और सस्पेंडेड सच एज सस्पेंडेड ऑयल कोलाइडल एंड डिजोल्व मटेरियल। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में क्या होगा, कंटेन सॉलिड एंड डिजोल्व सॉल्ट सच एज नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड टॉक्सिक मैटर। क्या होता है, एफ्लुएंट्स में क्या आ जाएगा, कंटेन सॉलिड्स कंटेन करेंगे वो, डिजोल्व सॉल्ट्स सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स एंड टॉक्सिक मटेरियल सच एज लेड एंड मर्करी भी, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज डाइज एंड पेस्टिसाइड। ये सब किसके हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के, ठीक है। Next, apart from these pollutants, microorganisms in sewage decompose the organic matter by utilizing oxygen. इन सबको छोड़ के इन पोल्यूटेंट के अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सीवरेज में, वो डिकम्पोज करते हैं किस चीज़ को, ऑर्गेनिक मैटर को, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके, ठीक है। विच इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको हम क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। BOD शॉर्ट फॉर्म इसका। अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ BOD इन सीवरेज, मतलब जब BOD की हाई कंसनट्रेशन होगी सीवेज में, ठीक है, वाटर ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू लोअर कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। और जो वाटर है उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लो कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन में, ठीक है। और DO मतलब क्या, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। हाई BOD एंड लो DO अल्टीमेटली कॉज द डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोमेटिक क्या होगा कि अगर बायोकेमिकल जो है ऑक्सीजन डिमांड अगर वो हाई होगी और डिज़ोल्व ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, तो वो जो उधर रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, तो वो उनकी डेथ का रीज़न बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी, उनकी डेथ का रीज़न बनेगी। डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज इज ऑल्सो कॉज्ड बाय एल्गल ब्लूम्स। जो मतलब ऑक्सीजन की डिप्लेशन होगी उस वाटर बॉडीज़ में, वो किसकी वजह से होगी, वो होगी एल्गल ब्लूम्स की वजह से एंड एक्वेटिक वीड्स की वजह से, ठीक है। विच ग्रो ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट्स। और वो किस वजह से ग्रो होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट्स की वजह से वाटर में, एंड देयर बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ एक्वेटिक फौना, ठीक है। सीवेज वाटर एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ आर रिच इन न्यूट्रेंट्स। और जो सीवेज एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ होते हैं ना, वो न्यूट्रेंट मतलब रिच होते हैं वो न्यूट्रेंट में, सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, विच फेवर्स द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन ब्लूम्स। और वो किस चीज़ को फेवर करते हैं, एक प्लैंकटन ब्लूम्स की ग्रोथ को वो बढ़ाते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, अ प्रोसेस कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन। क्या बोलेंगे हम उसको, यूट्रॉफिकेशन। दिस लीड टू द डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज़। और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की डिप्लेशन करेगा, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में, एंड किल्स द एक्वेटिक फाना। और एक्वेटिक फाना जो है उसको ये किल कर देगा, मतलब मार देगा, कहीं ना कहीं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। देन सीवेज वेस्ट में ऑल्सो कंटेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। जो सीवेज वेस्ट है ना, वो एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी मतलब कंटेन करता है, डेट आर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। जो हम मतलब ह्यूमंस भी क्रिएट करते हैं, हम ह्यूमंस की वजह से भी होता है, जो मतलब हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज आ रहा है वो भी तो उसमें जाएगा और उसको पल्यूट करेगा। व्हेन दीज वेस्ट आर रिलीज्ड इन वाटर, they may cause the आउटब्रेक ऑफ डिजीज लाइक dysentery, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड
कॉलेरा। और जब ये वेस्ट जो है वो वाटर में रिलीज़ किया जाएगा, मतलब उसमें डाल दिया जाएगा, तो वो क्या कॉज करेगा, वो एक डिजीज़ कॉज करेगा। कौन कौन सी? डायसेंट्री हो सकता है, आपको टाइफाइड हो सकता है, जाइंडिस हो सकता है, कॉलेरा वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ भी करती हैं, इंडस्ट्रीज रिलीज़ वेस्ट वाटर रिच इन टॉक्सिक मेटल्स, है ना, मेटल्स। इंडस्ट्रीज़ भी अपना जो वो है वेस्ट है वो वाटर में रिलीज़ करती हैं, और उसमें क्या होता है, टॉक्सिक मेटल्स होते हैं सच एज लेड, मरकरी, कॉपर, अलॉन्ग विद डिटर्जेंट्स, एल्कोहल्स, एसिड इन वाटर बॉडीज़, जो वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट कर देता है बहुत गंदी तरह से। और कुछ लोग तो उसमें नहाते हैं, वो वाला पानी यूज़ करते हैं जो जो मतलब अच्छा वाला पानी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो नदी वगैरह का, ये रिवर्स, लेक्स वगैरह का ही पानी लेते हैं ना। तो उनको देखो, उनकी हेल्थ में कितना प्रॉब्लम हो जाएगी जब सब चीज़ें, तो उसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट देखो, उसके अंदर जा रहा है, सीवेज वेस्ट जो है हॉस्पिटल्स वगैरह का सब उसमें जा रहा है, तो हमारे वाटर बॉडीज़ कितनी पोल्यूट हो जाती है। दिस पोल्यूटेंट्स आर हाईली टॉक्सिक टू एक्वेटिक फन एंड ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। दी पोल्यूटेंट्स आर, मतलब बहुत सारे टॉक्सिक हैं ये एक्वेटिक फन एंड ह्यूमन्स बींग में। ठीक है, toxic chemicals are not biodegradable and get incorporated with an increase in the concentration of toxic at successive trophic levels। तो टॉक्सिक केमिकल्स हैं ना वो नॉट बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, वो इंक्रीज़ होते हैं कंसनट्रेशन की इंक्रीज से ट्रॉफिक लेवल्स में। उसको क्या बोलेंगे हम? बायोमैग्निफिकेशन। इवन द हॉट वाटर रिलीज्ड फ्रॉम थर्मल पावर पॉइंट्स इन द वाटर बॉडीज़। क्या होता है कि जो हॉट वाटर भी रिलीज़ होता है थर्मल पावर प्लांट की वजह से, है ना, उसमें से वो भी वाटर बॉडीज़ में जाता है। एंड ऑयल स्पिल्स इन ओशंस कैन किल द इंडिजिनस फ्लोरा एंड फाना। और उन सब की वजह से क्या होता है कि इक्वेटिक फ्लोरा एंड फाना जो होते हैं वो मर जाते हैं। यूट्रॉफिकेशन ऊपर समझा दे थोड़ा सा, बट थोड़ा और। यूट्रॉफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट enrichment of his water in a young lake. In a young lake the water is cold and clear, supporting life filter. With time, steam draining into the lake introduce nutrients such as nutrient and ये सब which encourage the growth of aquatic organisms as the lake fertility increase। जब लेक की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं बर्गन्स हो जाते हैं, एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स टू बिगिन टू बी डिपोजिट ऑन द लेक बॉटम में वो चले जाते हैं। ठीक है, ओवर द सेंचुरीज आर स्प्लिट एंड ऑर्गेनिक डिब्रीज पाइल अप। द लेक ग्रोज शैलोर एंड वार्मर with warm water organisms supplanting those that thrive in a cold environment. Marsh plants can take roots in the shallow and begins to fill in the original lake basin. Eventually, the lake gives way to large masses of floating plants like bug, finally converted into land. Depending on climate, size of the lake and other factors, natural aging of the lake may span thousands of years। ठीक है, इसमें कुछ इतना था नहीं क्योंकि मैंने ऊपर आपको थोड़ा बहुत समझा था, इतना काफ़ी है आपके लिए। हाउएवर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम मैन्स एक्टिविटीज़ लाइक एफ्यूलेंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। तो पोल्यूटेंट मैन की एक्टिविटी से क्रिएट होता है, इंडस्ट्रीज से या होम्स से, कैन रेडिकली एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस। और उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कल्चरल और एसिलेटेड यूट्रॉफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक सेकेंड। During the past century, lakes in many parts of the earth have been severely eutrophied by sewerage and agriculture and industrial way। पहले के पास सेंचुरी में क्या होता था कि लेक जो है ना, लेकिन मैनी पार्ट्स ऑफ अर्थ हैव बीन सीवियरली मतलब यूट्रॉफिफाइड हो जाती है सीवेज, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट से। ठीक है, द प्राइम कंटामिनेंट्स आर नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। जो प्राइम कंटामिनेट्स होते हैं हमारे वाटर बॉडीज़ में वो क्या होते हैं? नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट विच एक्ट्स एज प्लांट न्यूट्रेंट्स। जिसको एक वो क्या एक्ट करते हैं? प्लांट न्यूट्रेंट्स के। दे ओवर स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ एल्गी। ठीक है, वो ग्रोथ एल्गी की ग्रोथ को ओवर स्टिमुलेट करते हैं, कॉजिंग अनसाइटली स्कम एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर। उनकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती, एंड रॉबिंग द वाटर ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वाइटल टू अदर इक्वेटिक लाइफ। एट सेम टाइम पे क्या अदर पोल्यूटेंट फ्लोइंग इनटू द लेक में पॉइजन। जो अदर पोल्यूटेंट्स होते हैं ना जो लेक में फ्लो कर रहे होते हैं वो पॉइजन होते हैं दोज पॉपुलेशंस ऑफ फिश। ठीक है, those decomposing remain further deplete the water's dissolved oxygen content in suspension or lake and
लिटरली चोक टू डेथ। हीटेड मतलब क्या आ गया आपका, थर्मल वाटर वेस्ट फ्लोइंग ऑफ एक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स, थर्मल की वजह से थर्मल पावर प्लांट्स कॉन्स्टिट्यूट अदर एंड अदर इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट। जो थर्मल पावर प्लांट है वो एक अनदर इम्पोर्टेंट कैटेगरी है पॉल्यूटेंट की, जिसमें क्या होता है कि थर्मल वेस्ट जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमिनेट्स आर रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस हो जाते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर की वजह से, एंड मे एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फिशेज इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज। ठीक है, आफ्टर only after causing damage to the indigenous flora and fauna। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।